नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास मिस्टर हीरो पार्ट 4। देवराज चौहान का घोड़ा आगे था और जगमोहन का पीछे। दोनों घोड़े तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहे थे। देवराज चौहान काफी देर से घोड़े को दौड़ाए जा रहा था और जगमोहन चाहकर भी देवराज चौहान से बात नहीं कर पा रहा था कि उसका रुख किस तरफ है, वह कहाँ जा रहा है। अथाह चेष्टा के पश्चात जगमोहन घोड़े को बराबर लाया। कहाँ जा रहे हो? जगमोहन ने ऊंचे स्वर में पूछा। आराम करने, देवराज चौहान ने घोड़ा दौड़ाकर हंसते हुए कहा। जगमोहन ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। आराम करने? हाँ। देवराज चौहान घोड़े की लगाम को झटका देते हुए बोला, अभी हमारे घूमने का कोई फायदा नहीं। आबू काली के आदमी कुछ घंटों के बाद ही मैदान में उतरेंगे। मेरी बात की सत्यता की तुम इसी बात में जांच कर सकते हो कि जब से हमने घोड़े दौड़ाए तब से हमें आबू काली के आदमी नहीं मिले। इस रेस्टोरेंट के बाहर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। आबू काली के लिए बहुत ही बुरा हुआ। जंगी बस्ती में यह खबर आग की तरह फैल रही होगी। इस तबाही से हर तरफ दहशत ही दहशत होगी और आबू काली जैसा इंसान अपनी बेइज्जती से भरी इस हार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा और बिना देर लगाए 2-3 घंटों में ही वह सारी बस्ती में अपने लड़ाकों को इस तरह फिट कर देगा कि जब भी हम नजर आए तो बच ना सकें। पहले उसने हमें यूं ही समझकर हमें मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे, लेकिन अब वह समझदारी से बहुत अच्छी तरह हमें खत्म करने की चेष्टा करेगा। जगमोहन एकाएक जवाब में कुछ न कह सका। हमारे पास 2-3 घंटे आराम करने के लिए हैं। यूं ही भटक कर खुद को थकाने का क्या फायदा, क्योंकि अब की बार आबू काली के आदमियों से तगड़ा मुकाबला होगा। कहते कहते देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी सिमट आई थी और आबू काली की तरफ से यह उसकी आखिरी कोशिश होगी। उसके बाद वह भी संभल जाएगा और फिर हमारे वारों का इंतजार करेगा और हमने वार नहीं करने। हमने तो उसकी अरबों की दौलत लूटनी है। वह हमें शूट करने के लिए घात में रहेगा और हम उसकी दौलत को तलाश करेंगे कि कौन से कोने में उसे छिपा रखा है। उसका ध्यान बटा रहेगा, जिसका फ़ायदा हमें तब उठाना है उसकी दौलत को तलाश करके उस पर कब्जा करके। उसे इस बात का डर पैदा हो चुका होगा कि उसकी बादशाहत जंगी बस्ती में हिलती जा रही है। जब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी तो तुम ठीक कहते हो, जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों घोड़े तेजी से दौड़ते रहे। लेकिन अब हम जा कहाँ रहे हैं? पहुंचने ही वाले हैं जहां 2-3 घंटे बिताकर निकलेंगे। जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी। लेकिन कहाँ? वजीरा सिंह के यहाँ। देवराज चौहान कासिया और जगमोहन को वजीरा सिंह के बारे में पता चुका था। चंद पल खामोश रहकर जगमोहन ने पुनः पूछा, उस चूहे का क्या किस्सा है? चूहा? सौदागर सिंह, उसका मामला मेरी समझ में नहीं आया, जगमोहन बोला। देवराज चौहान के होठों पर गंभीरता उभर आई। तुम उसे चूहा कह रहे हो? तो और क्या कहूँगा। खुद जितना छोटा था, साला हाथी समान उतने ही बड़े घोड़े पर सवार था, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। साला बोल कैसे रहा था कि जैसे। जगमोहन? देवराज चौहान का सर स्वर सुनकर जगमोहन ठिठका। सौदागर सिंह को इस छोटी सी मुलाकात में मैं जितना समझा हूँ, वह बहुत ही सख्त, ताकतवर और खतरनाक इंसान है। मेरे ख्याल में आबू काली से भी ज़्यादा। जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। तुम्हारी बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही, जगमोहन ने असमंजस से कहा। मैंने आबू काली को कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा मैं लगा सकता हूँ और ठीक उसी तरह सौदागर सिंह से 2 मिनट की मुलाकात से उसकी ताकत का अंदाजा भी लगा सकता हूँ। देवराज चौहान के स्वर में विश्वास का पुट कूट कूट कर मौजूद था। सौदागर सिंह का उन लोगों में शुमार होता है जो मौका कभी नहीं छोड़ते, मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं और वक्त आने पर खुद को भरपूर काबिल सिद्ध करके दिखाते हैं। ऐसे खतरनाक लोग बहुत कम और कभी कभार ही नजर आते हैं। वह गिटका, मुझे तो उसमें कुछ खास नजर नहीं आता,
जगमोहन ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान के होठों से अजीब सी हंसी निकली। किसी को पहचानने के लिए उसकी लंबाई या गिठाई नहीं देखी जाती, काबिलियत देखी जाती है। और सौदागर सिंह को अभी तक तुम नहीं समझ सके, लेकिन जल्दी ही समझ जाओगे। लेकिन सौदागर सिंह है कौन? जगमोहन ने पूछा। जंगी बस्ती की ताकत है सौदागर सिंह। यह बात तो उसके रंग ढंग से ही जाहिर है। लेकिन वह हमसे क्या चाहता है, नहीं समझे? नहीं, मेरे ख्याल में वह हमसे दोस्ती करना चाहता है। दोस्ती? जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव आए। लेकिन क्यों? जाहिर है वह आबू काली का तगड़ा दुश्मन है। मत भूलो, उसने आबू काली के भागते दोनों आदमियों को शूट किया था। और यह काम वही कर सकता है इस बस्ती में जो आबू काली से खता खाया हो। आबू काली का दुश्मन, उसका दोस्त, और चंद ही घंटों में हमारी शूटिंग को देखकर वह हमसे मिलने के लिए भागा आया। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता उभर आई। यानी कि मामला हमारे हक में सुधर रहा है। देवराज चौहान खामोश रहा। तुमने सौदागर सिंह से बात क्यों नहीं की? वह अपनी कीमत का अच्छी तरह एहसास दिलाकर ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाना है। हमें खुद ताकत की ज़रूरत है यहाँ पर, नहीं तो आबू काली का मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। अगर मैं आसानी से सौदागर सिंह की बात सुन लेता, हाँ कर देता, तो सौदागर सिंह को मेरी कीमत का एहसास कैसे होता? ये सब बातें महज तुम्हारा ख्याल है, सोच है। हाँ, हकीकत तो वजीरा सिंह से ही पता चलेगी, सौदागर सिंह की। फिर जगमोहन कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा उसने। कुछ ही क्षणों पश्चात देवराज चौहान और जगमोहन के घोड़े वजीरा सिंह के घर के बाहर लकड़ी के छोटे से फाटक के सामने जा रुके। घोड़ों को आगे नहीं बढ़ा सके वे, क्योंकि कई रिवॉल्वरें उनकी तरफ उठ चुकी थी। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। कई पलों तक उसकी निगाह घूमती रही। रिवॉल्वर थामे वहां फैले जो लड़ाके निगाह में आए, वे 8 थे। देवराज चौहान ने मोटे तौर पर हिसाब लगाया कि 2-4 और भी होंगे जो दाएं बाएं होंगे। ये कौन लोग हैं? जगमोहन ने पूछा। जगमोहन की बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला, तुम लोगों का हुक्मरान कौन है? चंद क्षणों की खामोशी के पश्चात जवाब मिला, वजीरा सिंह। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान फैल गई। वह समझ गया कि जो आधी मुट्ठी हीरे वह वजीरा सिंह को दे गया था, उन्हीं के दम पर उसने अपनी सुरक्षा के लिए ये लड़ाके रख लिए हैं। वजीरा सिंह से कहो मिस्टर हीरो आया है। देवराज चौहान पुनः ऊंचे स्वर में बोला। एक दो ने तो पहले से ही घोड़े के गले में लटकता बोर्ड पढ़ लिया था, परंतु उसके ऊंचे स्वर में कहने पर कुछ खलबली सी उठ खड़ी हुई उनके बीच। मिस्टर हीरो का जिक्र तो वे कल रात से ही सुन रहे थे और आपस में भी कर लेते थे। इससे पहले कि कोई लड़ाका अपनी जगह से हिलता, बरामदे के साथ लगने वाला दरवाजा खुला और मुस्कुराता हुआ वजीरा सिंह बरामदे में आ खड़ा हुआ। आओ दोस्त, वजीरा सिंह हाथ उठाकर ऊंचे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान ने घोड़ा आगे बढ़ाया। घोड़े की टांग से ही लकड़ी का छोटा सा फाटक खुल गया। वह भीतर बरामदे के पास जा रुका। जगमोहन का घोड़ा भी साथ ही था। दोनों छलांग मारकर घोड़े से उतरे और बरामदे में जा पहुंचे। वजीरा सिंह खुले दिल से देवराज चौहान से मिला। यह क्या? बाजू का जख्म देखते ही वजीरा सिंह चौंका। कुछ नहीं, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। अगले ही पल वजीरा सिंह ठठाकर हंस पड़ा। ठीक कहते हो, जो कर गुजर कर आए हो उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं। मैं? कहते कहते वजीरा सिंह ठिठका। उसकी निगाहें जगमोहन पर ठहर गई थी। यह कौन है? मेरा अपना है। अपना? वजीरा सिंह के चेहरे पर सख्ती उभरी। इस जंगी बस्ती में कोई किसी का नहीं। फिर यह जंगी बस्ती का नहीं है, मेरा साथी है। मुझसे 3 दिन पहले यहाँ आ गया था। ओह! वजीरा सिंह ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। फिर बोला, आओ भीतर चलते हैं। तीनों भीतर पहुंचे। पहले कमरे को ड्राइंग रूम बनाया हुआ था, कुछ कुर्सियां रखकर। देवराज चौहान और जगमोहन कुर्सियों पर बैठ गए। वजीरा सिंह बोला, क्या चलेगा? विस्की, बियर या? इस समय किसी चीज का मूड नहीं है, बाद में देखेंगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई।
बहरहाल वजीरा सिंह पानी का जग और 2 गिलास ले आया। मैं तुम्हें, वजीरा सिंह सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, तुम्हारे नाम से न पुकार कर मिस्टर हीरो ही कहूँगा, क्योंकि बस्ती में हर कोई तुम्हें इसी नाम से पुकारता है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। यह नाम तो तुम्हारे सामने ही आबू काली के आदमियों ने मुझे दिया था। वजीरा सिंह हंसा, फिर एकाएक कह उठा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आबू काली की तरफ किसी का आंख उठाकर देखना भी सुनने को नहीं मिलता, और तुमने तो उसके आदमियों को धूल चटा दी। तुम्हारे सामने ही मामला शुरू हुआ था। यहाँ इत्तेफाक से आबू काली के आदमी मेरी गोलियों से मरे, और आगे जाने पर आबू काली के आदमियों ने बाद में मुझसे हीरे छीनने चाहे तो 8 को मैंने वहाँ शूट किया। बस इसी प्रकार मामला बढ़ता चला गया, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर लापरवाही भरे स्वर में कहा। वजीरा सिंह हंसा, जोर से हंसा, ठठाकर हंस पड़ा। मामला बढ़ता चला गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा। हंसी रोकते हुए वजीरा सिंह कह उठा, मामला रुकेगा, अवश्य रुकेगा, हर हाल में रुकेगा। आबू काली की मौत के साथ ही सारा मामला रुक जाएगा। कौन मारेगा आबू काली को? जगमोहन के होठों से निकला। यह मारेगा, मिस्टर हीरो मारेगा। वजीरा सिंह की आवाज में दृढ़ता और शक्ति उभरी। मैं सामने वाले को पहचानने का दम रखता हूँ। यह वास्तव में हीरो बनेगा इस जंगी बस्ती का। इसके बारे में हर पल खबर मिल रही है मुझे, और सोच सोच कर मैं पागल हुए जा रहा हूँ कि क्या यह वही शाम वाला ही इंसान है जिसने आबू काली को हिलाकर रख दिया है। जो काम बड़े से बड़ा लड़ाका न कर सका, वह इसने चंद ही घंटों में कर दिया है। आज सुबह से तुमने कितनी लाशें गिराई है? आबू काली के आदमियों की मुझसे पूछ लो, और रेस्टोरेंट के बाहर जो तुमने खून के लोथड़े बिछाए वह भी मालूम है मुझे। देवराज चौहान ने हैरानी से वजीरा सिंह को देखा। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। रेस्टोरेंट के बाहर जो कुछ भी हुआ वह हम करके सीधा यहीं आ रहे हैं। देवराज चौहान की निगाह वजीरा सिंह पर थी। फिर तुम तक यह खबर हमारे आने से पहले कैसे पहुंच गई? मैंने 2 आदमी सिर्फ इस काम के ऊपर लगाए हुए थे कि वह मिस्टर हीरो की ताज़ा हरकतों से मुझे तुरंत अवगत कराते रहें। वजीरा सिंह गंभीरता से कह उठा, यही कारण है कि तुम पिछले कुछ घंटों से जो भी कर रहे हो उसकी खबर मुझे मिलती जा रही है। रेस्टोरेंट के बाहर जब सौदागर सिंह तुमसे मिला तो कुछ दूर मौजूद खड़े मेरे दोनों लाखों में से एक मुझे तुम्हारे हालात की खबर देने के लिए वहां से चल पड़ा था। यूं समझो कि तुम्हारे हालात की खबर बताकर हटा ही था कि तुम आ पहुंचे। देवराज चौहान ने पुनः कश लिया। ये आदमी तुमने कब रखे? कल आधी रात तक ही रख लिए थे। यह सब तुम्हारी बदौलत ही हुआ जो जाते समय तुम मुझे दे गए थे। वजीरा सिंह ने धीमे स्वर में कहा, अब आबू काली मुझे तंग करेगा तो उसे देखा जा सकता है, लेकिन आबू काली तभी मेरी तरफ ध्यान देगा जब तुम उसे फुर्सत लेने दोगे। देवराज चौहान ने सिर पर डाल रखी कैप उतारी और उसे दूसरे हाथ से झाड़कर बगल में पड़ी काली कुर्सी पर रखा। फिर होठों में फंसी सिगरेट का कश लेकर बोला, यह सौदागर सिंह कौन है? वजीरा सिंह की आंखें सिकुड़ी, फिर वह सामान्य हो गया। तुम्हारी उससे बात नहीं हुई? नहीं। हैरानी है? वजीरा सिंह के होठों से निकला। किस बात की? यही कि सौदागर सिंह ने तुम्हें आने कैसे दिया? उसे तो तुम्हारे साथ चिपक जाना चाहिए था। मैंने तुमसे सौदागर सिंह के बारे में पूछा है वजीरा सिंह, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वजीरा सिंह ने सिर हिलाया, फिर कह उठा, जंगी बस्ती में सौदागर सिंह का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वह बहुत ही खूंखार, खतरनाक इंसान है, लेकिन मेरी निगाहों में वह नंबर 1 दरिंदा है, आबू काली से कहीं ज़्यादा। यह जुदा बात है कि आबू काली ने उसके सारे रास्ते बंद कर रखे हैं कि वह कुछ भी कर गुजर ना सके। खुलकर बताओ। जगमोहन की निगाहें वजीरा सिंह के चेहरे पर ही टिकी थी। सौदागर सिंह आबू काली का जंगी बस्ती में सबसे बड़ा दुश्मन है। वह आबू काली को खत्म करके बस्ती में अपनी दादागिरी की हुक्मरानी चलाना चाहता है, परंतु आबू काली की ताकत सौदागर सिंह से ज़्यादा है। इसी कारण पिछले 5-6 सालों से सौदागर सिंह आबू काली पर काबू नहीं पा सका। लेकिन इसका यह मतलब नहीं
कि सौदागर सिंह की ताकत कम है। तुम सौदागर सिंह की ताकत का इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो कि आबू काली ने जी जान से कोशिश कर ली, परंतु सौदागर सिंह को खत्म नहीं कर सका। आबू काली के पास अगर 10 लड़ाके हैं तो सौदागर सिंह के पास 6। बरसों से दोनों के बीच खूनी सिलसिला जारी है, लेकिन किसी की जीत नहीं हुई। सौदागर सिंह आबू काली का सफाया नहीं कर सका, उसकी दादागिरी की हुक्मरानी नहीं छीन सका, और आबू काली सौदागर सिंह को खत्म नहीं कर सका आज तक। दोनों के बीच अब जब भी जंग हुई, लड़ाकों की लाशों से यहाँ के रास्ते लाल हो गए। अगर ऐसा है तो तुम कुछ लड़ाके रख कर आबू काली का मुकाबला कैसे कर सकोगे? जगमोहन की बात पर वजीरा सिंह एकाएक मुस्कुराया। आने वाले वक्त के बारे में कौन जानता है कि क्या होगा। फिर भी अगर मैं मारा गया तो कम से कम इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि मरते मरते कुछ को ले मरा। ऐसा तो नहीं कि आबू काली के आदमी आए और मुझे गोलियों से भूनकर चले गए। जो मुझे मारने आएंगे, मेरे आदमी और मैं, उनमें से आधों को तो उड़ा ही देंगे। मरने से पहले मेरे लिए यही बात काफ़ी रहेगी। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। वजीरा सिंह ने देवराज चौहान को देखा। तुम कह रहे थे कि तुमने सौदागर सिंह से बात नहीं की, फिर उसने तुम्हें कैसे आने दिया? वह तो तुम जैसे दिलेर लड़ाके को गले से लगाएगा, फिर आबू काली के खिलाफ तुम्हें मैदान में उतारेगा, जो कि तुम पहले से ही उतर चुके हो। फिर वह तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखेगा और निशाना लगाएगा आबू काली का, ताकि मरे तो आबू काली मरे या फिर तुम मरो। वह सीधे सीधे अपनी जान क्यों खतरे में डालेगा? देवराज चौहान ने वजीरा सिंह को देखा। सौदागर सिंह से तुम्हारी दुश्मनी है कोई? नहीं, दुआ सलाम है। मैं तो तुम्हें सौदागर सिंह की फितरत के बारे में बता रहा हूँ। सौदागर सिंह ने यह कहकर आने दिया कि वह आज की ही तारीख में मुझसे बात करेगा। वह करेगा। वजीरा सिंह ने सिर हिलाया। उसने कहा है तो ज़रूर करेगा, आज ही करेगा। कैसा इंसान है वह? देवराज चौहान ने कश लिया। इंसानों जैसा, हम लोगों जैसा, मौका परस्त, मतलब परस्त। अपना काम निकालो और चलते बनो। किसी की जान लेना उसके लिए बेहद मामूली बात है, छोटी सी बात है। वजीरा सिंह गंभीर था, परंतु मिस्टर हीरो के लिए उसकी निगाहों में इज्जत होगी, क्योंकि अब तक वह इस बात को बखूबी समझ गया होगा कि अगर तुम्हारा साथ हासिल हो जाए तो आबू काली को खत्म किया जा सकता है। सौदागर सिंह विश्वास के काबिल है? कह नहीं सकता। मेरा कभी उससे गहरा वास्ता नहीं पड़ा और ना ही कभी सौदागर सिंह के बारे में सुना कि वह विश्वास के काबिल है या नहीं, या फिर उसने किसी के साथ विश्वासघात किया है कि नहीं। वजीरा सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा। लेकिन वह जितना छोटा है, समझो अपने घोड़े जितना ही बड़ा है। आबू काली से तो तुम एक बार की निपट सकते हो, परंतु सौदागर सिंह के सामने तुम्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। जगमोहन एकटक वजीरा सिंह को देखे जा रहा था। सौदागर सिंह अगर तुमसे बात करना चाहता है तो समझो, एक ही बात करना चाहता है। वजीरा सिंह ने पुनः कहा। वह आबू काली के खिलाफ लड़ाई में तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता है, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में तुमने आबू काली के लड़ाकों को जिस तरह उड़ाया है, उस तरह तो वह खुद भी रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह है कि सौदागर सिंह तुम पर फिदा हो गया है, नहीं तो वह किसी को हाथ भी नहीं रखने देता। देवराज चौहान ने कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। जगमोहन ने सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। क्या सोचने लगे? जगमोहन की आवाज़ सुनकर देवराज चौहान ने आंखें खोली। सौदागर सिंह के साथ मिलकर आबू काली के खिलाफ लड़ना कैसा रहेगा? देवराज चौहान ने कहा। बढ़िया रहेगा, लेकिन सौदागर सिंह जैसे इंसान पर विश्वास करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, जबकि मैंने कभी भी सौदागर सिंह के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर सिर हिलाया। और ताकत के मामले में सौदागर सिंह के बाद आखिरी नंबर आता है जंगीरा का। जंगीरा? जगमोहन ने आंखें सिकोड़ी। हाँ, जंगी बस्ती की तीसरी और आखिरी ताकत। वजीरा सिंह ने गंभीर निगाहों से दोनों को देखा। जंगीरा भी सौदागर सिंह की तरह आबू काली को समाप्त करके उसकी जगह लेना चाहता है,
वह भी आबू काली के लड़ाकों पर या उसके ठिकानों पर छापा मार वार करता है, लेकिन उसकी ताकत कम है। परंतु जंगीरा ने 50 बार आबू काली को तगड़ी मार पहुंचाई है। आबू काली के हाथ जंगीरा कभी नहीं लगा। इस मामले में जंगीरा भाग्यशाली है। और सबसे खास बात तो यह है कि जंगीरा और सौदागर सिंह ना तो कभी आपस में लड़े और ना ही आबू काली के खिलाफ मिलकर चले। यह अच्छी बात रही बस्ती के लिए, नहीं तो अब तक बहुत खून खराबा हो चुका होता। दोनों मिलकर चलते तो आबू काली के खिलाफ कुछ कर गुजरते। जगमोहन बोला, वह मैं नहीं जानता कि कुछ कर पाते या नहीं, परंतु वे कभी मिलकर नहीं चले। यानी कि जंगीरा और सौदागर सिंह ना तो कभी दोस्त रहे और ना ही दुश्मन। अजीब हैं दोनों, जगमोहन ने कहा। जब एक ही धरती पर रहकर एक ही इंसान के खिलाफ जंग करनी है तो मिलकर करनी चाहिए। क्यों जंग को सालों लंबी खींचा जाए? मेरे अपने ख्याल से यह सब कुछ सौदागर सिंह के ऊपर ही निर्भर है। सौदागर सिंह ज़्यादा ताकत रखता है, परंतु उसने जंगीरा को साथ मिलाने की कभी नहीं सोची। और जंगीरा भी कम नहीं है। सौदागर सिंह ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने भी कभी सौदागर सिंह की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। कोई कुछ न बोला। कई पलों तक सन्नाटा छाया रहा। तुम दोनों को अब और भी ज़्यादा सावधान रहना है, वजीरा सिंह ने खामोशी तोड़ी, क्योंकि अब तक आबू काली को बखूबी महसूस हो चुका होगा कि तुम लोग मामूली लड़ाके नहीं हो। इसलिए अब वह बेहद खतरनाक तैयारी के साथ सामने आएगा। देवराज चौहान होठ सिकोड़ कर वजीरा सिंह को देखते हुए सोच में डूब गया। लंच का वक्त बीत चुका है, 3 बज रहे हैं। मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। नहीं, जगमोहन ने टोका, हमने लंच किया था, अब हम कुछ भी नहीं लेना चाहते। 1-2 घंटे आराम करना चाहते हैं, उसके बाद ही किसी बात पर सोचेंगे। वजीरा सिंह बाहर गया। तब जगमोहन देवराज चौहान से बोला, सौदागर सिंह के बारे में क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जंगी बस्ती में रहकर हम किस तरह देर तक आबू काली का मुकाबला कर सकते हैं? इस समय सौदागर सिंह का साथ हमारी मजबूरी है। और जंगीरा? जगमोहन की इस बात पर देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, आंखें बंद कर ली। शाम की 5:30 बज रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन वजीरा सिंह के यहाँ से लड़ाकों के रूप में यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वजीरा सिंह के आदमियों ने उनके घोड़ों को भी चारा पानी दे दिया था। वजीरा सिंह, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, आबू काली को यह मालूम होने पर कि उसके आदमियों को शूट करके हम यहाँ पर रहे हैं, वह तुरंत तुम्हारी जान का भारी दुश्मन बन जाएगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि तुम्हें अपनी जान बचाने में कठिनाई आए या फिर मारे भी जाओ। वजीरा सिंह के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मेरी तरफ से तुम निश्चिंत रहो, अपने आप को संभालना मुझे आता है। अगर आबू काली मुझ पर आसानी से काबू पा सकता तो इन 10-12 लड़ाकों को रख कर मैं निश्चिंत नहीं हो जाता। वजीरा सिंह के होठ भिजते चले गए थे। अभी तुम वजीरा सिंह को ठीक तरह से जानते नहीं, जबकि आबू काली जानता है। देवराज चौहान वजीरा सिंह को देखता रहा, फिर सिगरेट सुलगा ली। अगर मुझ पर हाथ डालना इतना आसान होता तो वह कब का मुझे गोलियों से उड़ा चुका होता, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि मुझे छेड़कर वह एक और सौदागर सिंह, एक और जंगीरा अपने खिलाफ खड़ा कर लेगा। तभी तो वह शुरू से ही मेरे साथ दोस्ताना ढंग से पेश आ रहा है। एक बार मुझसे दुश्मनी लेकर भागता था आबू काली, दोबारा दुश्मनी लेगा तो सोच समझ कर ही लेगा, क्योंकि वह वजीरा सिंह को जानता है। जगमोहन होठ सिकोड़कर वजीरा सिंह को देखता रहा। देवराज चौहान सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। मिस्टर हीरो, वजीरा सिंह गंभीर स्वर में बोला, मैं इस लड़ाई में आबू काली के खिलाफ तुम्हारा पूरा साथ देना चाहता हूँ, परंतु चाहकर भी दे नहीं पा रहा, सिर्फ इसलिए कि बिना वजह मैं आबू काली के खिलाफ सिर नहीं उठाना चाहता, जिस तरह आबू काली मेरे खिलाफ फौरन सिर नहीं उठाना चाहता। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। अभी हमें तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है वजीरा सिंह, जितना साथ हमें हासिल है उतना ही बहुत है। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि खूंखारों की इस बस्ती में कोई अच्छा इंसान तो है। जवाब में वजीरा सिंह हंसकर रह गया। चलें? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। इससे पहले देवराज चौहान कुछ कहता,
बाहर से आता सौदागर सिंह का स्वर आया। वजीरा, ओ वजीरा, कहाँ है तू? यह लड़ाके क्यों खड़े कर रखे हैं तूने? तीनों की निगाहें मिली। देवराज चौहान फौरन आगे बढ़ा और खिड़की के शीशे से बाहर देखा। अगले ही पल उसके होंठ भींच गए, आंखें सिकुड़ गई। वह उसी मुद्रा में खड़ा रहा। बाहर सौदागर सिंह के 10 खतरनाक लड़ाके मौजूद थे। आधों ने रिवॉल्वरें हाथ में थाम रखी थी, बाकी भी रिवॉल्वर पर हाथ टिकाए घोड़ों पर मौजूद थे। वे सब बाहर ही रहे, परंतु सौदागर सिंह अपने घोड़े पर सवार छोटा सा रास्ता तय करके बरामदे तक आ पहुंचा था। वहां मौजूद वजीरा सिंह के लड़ाकों ने उसे आगे बढ़ने से जरा भी टोका नहीं था। देवराज चौहान खिड़की से हटा और वजीरा सिंह को देखा। वजीरे, अबे भीतर है भी कि नहीं? सौदागर सिंह की आवाज पुनः आई। सिर को झटका देकर वजीरा सिंह बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बरामदे में पहुंचते ही सौदागर सिंह से उसकी आंखें टकराई। सौदागर सिंह हंसा। वजीरे, तू तो अंदर ही है, मैं ऐसे ही चिल्लाए जा रहा हूँ। आ सौदागर सिंह। वजीरा सिंह मुस्कुराया। ठीक तो है ना तू? हाँ, तो इन लड़ाकों को क्यों तैयार खड़ा कर रखा है? तू तो ऐसे कामों में दखल नहीं देता। यूं ही वजीरा सिंह ने गहरी सांस ली। मतलब कि सब ठीक है? हाँ, ठीक है। सौदागर सिंह ने घोड़े से छलांग मारी और सीधा बरामदे में आकर ही उसके पांव टिके। उसका छोटा सा शरीर वजीरा सिंह के सामने बहुत छोटा लग रहा था। बहुत दिनों बाद आया मैं, कहकर सौदागर सिंह हंसा। हाँ, वजीरा सिंह ने सिर हिलाया। मिस्टर हीरो भीतर है ना? सौदागर सिंह का लहजा सामान्य ही था। हाँ, मैं उससे ही बात करने आया था। बढ़िया आदमी है, क्या निशाना बांधता है, देखते ही बनता है। वजीरा सिंह ऊंचे स्वर में कहे जा रहा था। यूं ही उसने आबू काली की जड़ें नहीं हिला दी। मुझे तो देखकर बहुत मजा आया। हाँ, मेरे आदमियों ने भी देखा था तमाशा, बताया उन्होंने मुझे। वजीरा सिंह बोला। आओ मिस्टर हीरो से मिलें तो। मैं मिला था दिन में, लेकिन बात नहीं हो सकी। वजीरा सिंह और सौदागर सिंह आगे बढ़े और भीतर प्रवेश कर गए। सामने ही देवराज चौहान और जगमोहन को देखते ही सौदागर सिंह ठिठका। हेलो मिस्टर हीरो। सौदागर सिंह का लहजा एकाएक बदलकर सतर्कता भरा गंभीर हो गया था। क्या हाल है? देखा, मैंने कहा था ना कि हम आज ही के दिन में फिर मिलेंगे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? देवराज चौहान बोला। सौदागर सिंह के चेहरे पर क्रूरता भरे भाव फैल गए। मुझे कैसे पता चला? सौदागर सिंह एक एक शब्द चबाकर कह उठा। यह सवाल मत पूछो, बस इतना जान लो कि मैं जंगी बस्ती का सौदागर सिंह हूँ। मेरे हाथों से कोई चीज़ दूर हो, लेकिन निगाहों से नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, बेशक वह आबू काली का गिरेबान ही क्यों ना हो। देवराज चौहान सौदागर सिंह को घूरता रहा, बोला कुछ नहीं। यार, सीधी बात का सीधा जवाब दिया करो। जगमोहन मुंह बिगाड़ कर बोला। सौदागर सिंह के दांत भींचे, फिर तुरंत ही सामान्य अवस्था में आ गया। गुस्सा आ गया था? जगमोहन के स्वर में व्यंग आया। हाँ, क्योंकि मेरे सामने कोई भी इस लहजे में बात नहीं करता। सौदागर सिंह ने शांत स्वर में कहा, लेकिन फिर ध्यान आया कि तुम्हारी बात और है। मिस्टर हीरो के साथ हो तुम। आगे के लिए भी यह बात ध्यान में रखना। जगमोहन ने जानबूझकर लंबी सांस ली। वजीरा सिंह आगे बढ़कर लापरवाही भरी मुद्रा में कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। सौदागर सिंह, तुम कह रहे थे कि तुम मिस्टर हीरो से बात करने आए हो। हाँ, पहली मुलाकात में इतना मूड नहीं था, सोचा दूसरी मुलाकात में बात कर लूँगा। सौदागर सिंह का सूखा सा चेहरा मुस्कुराहट के रूप में फैला और वह आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। अगर कुर्सी थोड़ी सी भी ऊंची होती तो सौदागर सिंह की टांगें हवा में ही झूलती रहती। देवराज चौहान ने कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर रखी थी। जगमोहन सौदागर सिंह को देखे जा रहा था। वजीरा सिंह की आंखों में सतर्क भाव थे। क्या नाम है तेरा? सौदागर सिंह का स्वर सपाट था। मिस्टर हीरो। देवराज चौहान ने आंखें बंद की ही मुद्रा में जवाब दिया। यह नाम नहीं, संबोधन है। मैंने नाम पूछा है। तुम्हारे लिए संबोधन ही काफ़ी है। देवराज चौहान ने आंखें नहीं खोली। मत भूल मिस्टर हीरो कि मैं जंगी बस्ती का सौदागर सिंह हूँ। मेरे सामने चुप रह।
एकाएक जगमोहन भड़क कर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि सौदागर सिंह की आवाज में धमकी से भरी सख्ती आ गई थी। बहुत देखे तेरे जैसे सौदागर सिंह, हमारे सामने आवाज नीची रख। तुम तो इस बस्ती के मामूली से दादे हो, जबकि हिंदुस्तान के कोने कोने में हमने अपने नाम की कील गाड़ रखी है। टेढ़ी आवाज में बात की तो तेरे छोटे से शरीर में कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां गोली न घुसी हो। सौदागर सिंह के चेहरे पर क्रूरता के भाव फैल गए। वजीरा सिंह ने होठ भींच लिए। देवराज चौहान कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें जल रही थी। तू सौदागर सिंह के सामने इस बुरी तरह टेढ़ी जुबान से बात करता है? मैं? चुप कर, चुप कर, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। मैंने पहले भी बोला है कि तेरे जैसे सौदागर सिंह हमने बहुत देखे हैं। आबू काली की ताकत तेरे से कहीं ज्यादा है। देखा उसका हाल, तेरा हाल तो उससे भी बुरा होगा। वजीरा सिंह फौरन उठकर उनके बीच आ गया। बात यहीं खत्म करो तुम दोनों, वजीरा सिंह ने जल्दी से कहा। मेरे यहाँ गोलियां नहीं चलनी चाहिए। सौदागर सिंह तू जा, मैं नहीं समझता कि तुम लोगों में कोई बात जमेगी। जगमोहन दांत भींची सौदागर सिंह को घूरे जा रहा था। एकाएक सौदागर सिंह के चेहरे के भाव बदले। वह मुस्कुराया। वजीरा, मुझे भी तो देखना है अच्छी तरह कि यह कितना दमखम रखते हैं। हो सकता है 2-4 बार गलती से आबू काली के आदमियों पर निशाना ठीक बैठ गया हो। वैसे बीच में से खाली ही हो। बीच में से खाली? जगमोहन जहरीले स्वर में बोला। अब तुझे बीच का मामला भी दिखाऊं? वजीरा सिंह गहरी सांस लेकर कुर्सी पर जा बैठा। सौदागर सिंह ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मिस्टर हीरो, सौदागर सिंह ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, आबू काली अब इस हद तक तुम्हारा दुश्मन बन चुका है कि तुम या वह एक ही जिंदा बचेगा बाद में। और अगर समझदारी से सोचा जाए तो बाद में अंत तुम्हारा ही होगा, क्योंकि आबू काली के पास लड़ाकों की भारी फौज है। वे मरते रहेंगे, नए सामने आते रहेंगे। ऐसे में तुम ज़्यादा देर सलामत रहने वाले नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास लड़ाकों की ताकत नहीं है। देवराज चौहान की आंखें बंद ही रही। आबू काली मेरा भी दुश्मन है। मैं उसे खत्म करके बस्ती में सबसे बड़ा लड़ाका बनना चाहता हूँ, लेकिन उसे खत्म करने में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। परंतु तुमने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें लड़ाकों की सहायता मिल जाए तो तुम आसानी से आबू काली का खात्मा कर दोगे। और लड़ाकों की भरपूर सहायता तुम्हें सौदागर सिंह दे सकता है, मैं दे सकता हूँ। हरदम मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दें तो आबू काली को हम बेहद आसानी से खत्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 2-3 दिन में ही आबू काली का नामो निशान मिटा देंगे। देवराज चौहान ने आंखें खोलकर सिगरेट सुलगाई। क्यों मिस्टर हीरो, मेरी बात पसंद आई? सौदागर सिंह के स्वर में विश्वास भरा था। नहीं, देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। सौदागर सिंह चौंका, उसकी आंखें सिकुड़ गई। नहीं? सौदागर सिंह के होठों से निकला। नहीं। देवराज चौहान ने पूर्वता स्वर में सिर हिलाया। जरा भी पसंद नहीं आई। क्यों? सौदागर सिंह की आंखें अभी तक सिकुड़ी हुई थी। तुम आबू काली को खत्म करके उसकी जगह के उसके धंधों के मालिक बनना चाहते हो। हाँ, जबकि आबू काली से मेरी यह लड़ाई महज इत्तेफाकी नहीं है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। बेवजह की नहीं है, जानबूझकर नहीं है। इसके पीछे खास वजह है जो कि तुम्हें पसंद नहीं आएगी। सौदागर सिंह फौरन सीधा होकर बैठ गया। वजह मुझे पसंद नहीं आएगी? किसी भी हालत सूरत में नहीं, देवराज चौहान ने कहकर सिगरेट का कश लिया। तुम बताओ। मेरे ख्याल में बात को यही रहने दो। मैं सुनना चाहता हूँ। सौदागर सिंह के शब्दों में दृढ़ता थी। देवराज चौहान ने लापरवाही से भरी मुद्रा में कश लिया। जंगी बस्ती में मेरे आने की वजह ही आबू काली है। देवराज चौहान ने सीधे तौर पर सौदागर सिंह को देखा। आबू काली के पास बेहिसाब दौलत है जो मैंने सुना है, और मैं उस दौलत को हासिल करने आया हूँ। वजीरा सिंह सीधा होकर बैठ गया। सौदागर सिंह के होठ सिकुड़ गए। तो तुम आबू काली की दौलत लूटने आए हो यहाँ? सौदागर सिंह ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत खतरनाक बात सोच कर आए हो। आबू काली को एक बार की गोली से उड़ाया तो जा सकता है,
लेकिन उससे दौलत छीनने जैसा काम तो उसके हलक में हाथ डालने जैसा हुआ। वह क्या अपने मुंह में हाथ डालने देगा? वह तो नहीं डालने देगा, लेकिन मैं डालूंगा। देवराज चौहान का स्वर दरिंदगी से भर गया। सौदागर सिंह अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। शायद तुम आबू काली के बारे में ठीक से जानते नहीं। जितना जानता हूँ उसके बारे में अंदाजा तो लगा सकता हूँ। सौदागर सिंह ने वजीरा सिंह को देखा। मिस्टर हीरो की बात तूने सुनी वजीरा? समझा इसे, बता कि यह समझदार है। मेरे समझाने बताने की गुंजाइश कहीं भी नहीं है, वजीरा सिंह कह उठा। सौदागर सिंह की निगाहें पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। मैं नहीं समझता कि तुम्हारी सोच पूरी होगी। क्यों? आबू काली की दौलत पाने का सपना छोड़ दो, यह मुमकिन नहीं। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं सपने नहीं, हकीकत की बातें कर रहा हूँ सौदागर सिंह। सौदागर सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। निगाहें देवराज चौहान पर ही रही। चंद पलों के उपरांत सौदागर सिंह ने गर्दन हिलाई और एकाएक कह उठा, ठीक है, तुम जो भी करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आबू काली की दौलत पाने के लिए यह सारा फसाद खड़ा कर रहे हो तो करो। मेरा इस बात से वास्ता नहीं। मैं तो वास्ता नहीं। और जब आबू काली समाप्त हो जाएगा तब वास्ता पैदा हो जाएगा सौदागर सिंह। तब तुम सबसे पहले आबू काली की दौलत पर कब्जा जमाना चाहोगे। देवराज चौहान का लहजा सर्द हो उठा। सौदागर सिंह ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। तो यह बात है कि तुम मेरे साथ मिलने को तैयार नहीं? हाँ, और अगर मैं कहूँ कि मेरी दिलचस्पी आबू काली की मौत में है, उसकी दौलत में नहीं, तो यह बात गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि दौलत हर इंसान की कमजोरी है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस समय मेरी सबसे बड़ी कमजोरी आबू काली है, जिसने मुझे कई सालों से परेशान कर रखा है। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। उसकी दौलत में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि दौलत मेरे पास भी बहुत है। तमाम उम्र दौलत ही तो लूटी है, इकट्ठी की है। सौदागर सिंह गंभीर और शांत स्वर में कह रहा था। जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा, जरा भी नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? आबू काली की दौलत हमारे बीच नहीं आएगी। सौदागर सिंह सख्त और क्रूर स्वर में कह उठा। हमारे बीच यह बात तय रही कि आबू काली की मौत मेरे हिस्से और उसकी दौलत तुम्हारे हिस्से। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर वजीरा सिंह को देखा। वजीरा सिंह, सौदागर सिंह की बात पर विश्वास किया जा सकता है कि यह दगाबाजी नहीं करेगा? वजीरा सिंह का चेहरा बेहद शांत था। आंखों की पुतलियां इधर उधर घूम रही थी। जवाब दो वजीरा सिंह। उसे खामोश पाकर देवराज चौहान ने लापरवाही से उसे देखा। क्या सौदागर सिंह के शब्दों पर विश्वास किया जा सकता है? इसका भरोसा किया जा सकता है? वजीरा सिंह अपना दायां हाथ हवा में लहराकर कह उठा। यह ठीक है कि मैं सौदागर सिंह को बरसों से जानता हूँ, लेकिन गहरा वास्ता कभी नहीं पड़ा इससे, और किसी की गारंटी मैं नहीं ले सकता कि वह आने वाले वक्त में क्या करेगा। मैं जानता था वजीरा, तो ऐसा कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तेरी कोशिश यही रहती है कि फसादी मामलों से तू दूर रहे। ऐसे में अगर तूने मेरी गारंटी दी और मैंने बाद में गड़बड़ कर दी, तो मिस्टर हीरो सबसे पहले तुझे शूट करेगा। कहने के साथ ही सौदागर सिंह ने गर्दन हिलाकर देवराज चौहान को देखा। मिस्टर हीरो को किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। अगर आबू काली की मौत के पश्चात उसकी दौलत को लेकर कोई गड़बड़ होती है, तो मिस्टर हीरो उसे संभालने का दम रखता है। सौदागर सिंह और देवराज चौहान एक दूसरे को देखते रहे। ज्यादा बातें न सोचकर तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ मिस्टर हीरो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें वायदा देता हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। और एक बार फिर इन शब्दों को दोहराता हूँ कि आबू काली की मौत मेरे हिस्से और उसकी दौलत तुम्हारे हिस्से। सोच लो सौदागर सिंह, बाद में तुम्हारे ख्यालात तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। देवराज चौहान बोला, और ऐसा होने पर फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए मिस्टर हीरो, सौदागर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, बाद में क्या कुछ हो सकता है मुझे मत बताओ। मैं इन बातों से कभी खौफ नहीं खाता, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होगा। मेरी जुबान रही। पक्की जुबान? जगमोहन के होठों से निकला।
जुबान पक्की होती है मर्दों की। सौदागर सिंह की आवाज में दृढ़ता थी। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर हौले से सिर हिलाया। ठीक है, मामला तय रहा। सौदागर सिंह हंसा, खुशी भरे अंदाज में हौले से हंसा। मुझे विश्वास था कि मैं तुम्हें तैयार कर लूंगा, हमें एक दूसरे का साथ हासिल होगा। उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान बोला, आबू काली की दौलत के बारे में तुम्हें कोई खबर है? सौदागर सिंह ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। नहीं, और खबर इसलिए नहीं है कि मैंने आज तक आबू काली की हत्या के बारे में ही सोचा है, उसकी और किसी बात के बारे में नहीं सोचा। उसकी दौलत के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, गंभीर सा सौदागर सिंह कह उठा। इसकी खास वजह यह रही कि दौलत मेरे पास है और फिर आबू काली का सफाया होते ही बस्ती के उसके सारे धंधों पर मेरा कब्जा हो जाएगा। यहाँ होने वाले कामों में बहुत पैसा है, ऐसे में मुझे दौलत की क्या परवाह? परवाह है तो आबू काली की, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता और धंधों को मौके बेमौके पर खदेड़ देता है। वैसे मैं तुम्हारे लिए यह मालूम करने की चेष्टा करूंगा कि आबू काली ने अपनी दौलत कहाँ रख छोड़ी है। कैसे मालूम करोगे? अपने लड़ाकों द्वारा, जो आबू काली की खिदमत करते हैं परंतु काम मेरे हक में करते हैं। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। तुम्हारे आदमी आबू काली की जासूसी करते हैं? हाँ, भीतर की बातों की खबर मिलती रहती है। सौदागर सिंह ने सिर हिलाया। और इसी तरह आबू काली के आदमी भी मेरे लड़ाकों के बीच हैं। इस बात से मैं भली भांति वाकिफ हूँ और सतर्क रहता हूँ, परंतु उन दोगले लड़ाकों को पहचान पाना कठिन है। फिर भी कभी कभार कोई हत्थे चढ़ जाता है तो सबके सामने उसे बुरी मौत दी जाती है, ताकि बाकी मेरे खिलाफ ज्यादा गलत काम न करें। ऐसे में तो वह तुम्हें शूट भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, सौदागर सिंह मुस्कुराया, लेकिन करने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे शूट करते ही मेरे आदमी उन्हें भी मार देंगे। सीधे सीधे अपनी जान कौन गंवाना चाहेगा? वैसे भी मैं बहुत कम खुलकर अपने सारे लड़ाकों के बीच जाता हूँ और अपने साथ उन्हें ही रखता हूँ जो मेरे खास हैं। जगमोहन ने फिर कुछ नहीं कहा। उठो मिस्टर हीरो, चलते हैं, सौदागर सिंह कहते हुए कुर्सी से उतर आया। कहाँ? मेरे साथ, मेरे ठिकाने पर। अब हमने मिलकर काम करना है। सौदागर सिंह मुस्कुराया। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। वजीरा सिंह बेचैन स्वर में कह उठा, तो खून खराबा शुरू करने जा रहे हो तुम लोग? वह तो होगा ही। सौदागर सिंह क्रूरता भरे अंदाज में हंस पड़ा। जानते हो कितनी लाशें बिछेंगी? लाशें तो मिस्टर हीरो ने आज भी बहुत बिछाई हैं वजीरा, यह जुदा बात थी, परंतु अब तुम दोनों मिलकर जो करोगे उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मजबूरी है, यह सब तो अब करना ही पड़ेगा। सौदागर सिंह ने कहर भरे स्वर में कहा। तुम्हें खुश होना चाहिए वजीरा कि बस्ती में चल रही मेरी और आबू काली की जंग छोटे से तूफान के बाद फिर हमेशा हमेशा के लिए ठंडी हो जाएगी। काफी हद तक बस्ती में चैन अमन छा जाएगा। वजीरा ने देवराज चौहान पर निगाह मारी, फिर गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने सौदागर सिंह को देखा। तुमने जंगीरा का साथ क्यों नहीं हासिल किया? वह भी तो आबू काली का दुश्मन है। नहीं, जंगीरा की और मेरी नहीं जम सकती। एक तो उसकी ताकत मेरे मुकाबले खास नहीं, दूसरे वह भी बस्ती का बड़ा लड़ाका बनने की सोचे हुए है। अगर हम मिलकर भी चलें और आबू काली को खत्म भी कर दें तो बाद में यह तय करने के लिए कि बड़ा लड़ाका कौन मेरे में और जंगीरा में ठन जाएगी। यानी कि एक मुसीबत को गले से उतार कर दूसरी मुसीबत को गले में डालना ठीक नहीं। मेरी निगाहें जंगीरा पर भी रहती हैं। मैं उसे कभी भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी उसे खत्म करने का वक्त नहीं आया। वैसे भी इस समय वह जो करता रहता है वह मेरे हक में ही रहता है। उसकी चोटें आबू काली को कमजोर बनाती रहती हैं और आबू काली का सफाया करते ही हाथों हाथ मैं जंगीरा को भी खत्म कर दूंगा। नहीं तो वह नई तैयारी के साथ मेरे पीछे पड़ जाएगा। कष्ट लेकर देवराज चौहान ने सिगरेट ऐश ट्रे में डाली। आबू काली के बीच मौजूद तुम्हारे आदमियों ने नए हालात की कोई खबर दी? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, लेकिन जल्दी ही खबर आएगी। तभी वजीरा सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। सौदागर सिंह, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इसमें तुम्हारी या मिस्टर हीरो की भी जान जा सकती है। यह मत भूलना
कि वह आबू काली है, जंगीरा नहीं कि जिसकी ताकत कम है। आबू काली से मैं हमेशा सावधान रहा हूँ, तभी तो आज तक सलामत हूँ, सौदागर सिंह ने कहा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने बाहर लड़ाके क्यों फैला रखे हैं। आबू काली मेरी इस जगह को शराब खाना बनाना चाहता है। वह बहुत कोशिश कर चुका है कि मैं यह जगह खाली कर दूं। बदले में वह मुझे दूसरी जगह दे देगा। वजीरा सिंह ने भिजे होठों से कहा। कल उसने 6 लड़ाके भी भेजे फैसला करने के लिए, लेकिन मिस्टर हीरो का साथ हासिल करके मैंने उन्हें खत्म कर दिया। दोबारा फिर ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे किराए पर लड़ाके हासिल करने पड़े। सौदागर सिंह ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। हाँ, कल यहाँ आबू काली के लड़ाकों की मौत की खबर मिली थी मुझे, लेकिन मामला जानने की चेष्टा मैंने इसलिए नहीं की कि तुम ना तो किसी मामले में दखल देते हो और ना ही किसी का दखल अपने मामले में पसंद करते हो। वैसे तुम कहो तो मैं अपने 10-15 लड़ाके यहाँ नहीं। वजीरा सिंह ने उसकी बात काटकर इनकार में सिर हिलाया। आबू काली से अपना मामला मैं खुद ही निपट लूंगा, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। वजीरा, आबू काली तुम पर हावी भी पड़ सकता है, सौदागर सिंह ने उसे सावधान किया। जो बात हुई ना हो उसके बारे में मैं कभी भी पहले नहीं सोचता। मर्जी तुम्हारी। सौदागर सिंह ने देवराज चौहान को देखा। आओ मिस्टर हीरो, चलें अब। सौदागर सिंह देवराज चौहान और जगमोहन को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचा। साथ में बेहद खतरनाक 15 घुड़सवार लड़ाके थे, जिन्होंने उन्हें घेरे में ले रखा था। रास्ते में नजर आने वाले लड़ाके तुरंत उस छोटे सी खतरनाक काफिले को रास्ता दे रहे थे। देवराज चौहान और सौदागर सिंह को एक साथ देखकर देखने वाले असमंजस में घिर गए थे। कुछ थे जिन्होंने आने वाले खतरनाक वक्त को पहचान लिया था कि सौदागर सिंह मिस्टर हीरो के साथ मिलकर आबू काली के खिलाफ तगड़ी खूनी जंग करेगा। बहरहाल सौदागर सिंह का वहां कितना खौफ था, यह तो देवराज चौहान और जगमोहन को उसके साथ जाकर महसूस हो चुका था, क्योंकि खतरनाक से खतरनाक नजर आने वाला लड़ाका भी एक तरफ हट रहा था कि सौदागर सिंह के काफिले को आगे बढ़ने में अड़चन पैदा न हो और होने पर सौदागर सिंह को गुस्सा न आ जाए। सौदागर सिंह का ठिकाना बस्ती के बीचों बीच था और वास्तव में बेहद समझदारी से बनाया गया था। तभी तो ताकत रखते हुए भी आबू काली सौदागर सिंह को खत्म करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। करीब 15 ठीक ठाक ढंग से बनाए गए वे लकड़ी और सीमेंट ईंटों के मकान थे, जो कि एक घेरे में बने थे। बीच का हिस्सा मैदान के रूप में था, जिसमें बैठने उठने के लिए घास भी थी। आधे मकान 2 मंजिला थे, उनमें खिड़कियां दरवाजे भरपूर थे। उनमें से एक बड़ा सा मकान जो सबसे बेहतर, सुंदर और अच्छा नजर आ रहा था, वहां सौदागर सिंह रहता था। वह भी 2 मंजिला था। वह सब मकानों की अपेक्षा पक्का था, मजबूत ढंग से बना हुआ था। मकान के बाहरी हिस्से में यानी कि सेहन में 10 लड़ाके मौजूद थे और 10 ही पिछली तरफ मौजूद थे। मकान की छत पर भी लड़ाके नजर आ रहे थे। अन्य मकानों की छत पर भी लड़ाके थे। खुले मैदान में भी लड़ाके आराम फरमाते नजर आ रहे थे। इन मकानों के घेरे के चारों तरफ पीछे की साइड 5 मकान इस तरह बना रखे थे, जो कि भीतर घेरे के 15 मकानों पर बहुत ही अच्छे रंग से निगाह रखते थे। यानी कि अगर दुश्मन वहां हमला करे तो पहले उसे उन 5 मकानों में मौजूदा लड़ाकों से निपटना होगा, जो कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, और तब तक भीतर मौजूद अन्य लड़ाकों ने सावधान हो जाना था। यानी कि किसी भी हाल में हमला करने वालों को कामयाबी नहीं मिलनी थी। सौदागर सिंह के पास करीब 200 लड़ाके थे, हर कोई खतरनाक दरिंदा। सेवा की एवज में सौदागर सिंह उन्हें खासी दौलत देता था। बस्ती में जमा रखे बार और होटल के धंधों से वह काफी पैसा कमाता था और जरूरत आने पर बाहर जाकर भी कहीं मोटे से मोटा हाथ मारकर दौलत ले आता था। सौदागर सिंह के सारे काम ठीक ठाक ढंग से चल रहे थे। सौदागर सिंह जब उस छोटे से काफिले के साथ वहां पहुंचा तो मौजूदा लड़ाके तुरंत सावधानी की पोजीशन में आ गए। सौदागर सिंह अपने मकान के सामने पहुंचकर ठिठका और लंबाई कम होने की वजह से छलांग मारकर घोड़े से उतरा। इस समय वह बेहद सामान्य नजर आ रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन भी घोड़ों से उतरे।
सौदागर सिंह के लड़ाके असमंजस भरी निगाहों से देवराज चौहान और जगमोहन को देख रहे थे, परंतु जब देवराज चौहान के घोड़े में लटकते मिस्टर हीरो के उस छोटे से बोर्ड पर निगाह पड़ती, जरा सा भी सोचने पर उन्हें मामला समझ में आ जाता कि सौदागर सिंह का साथ उन्हें क्यों और कैसे हासिल हुआ। एक तरफ घोड़ों को बांधने के लिए बहुत बड़ा स्टैंड बना हुआ था, ऐसे वहां 3 स्टैंड थे। सौदागर सिंह, देवराज चौहान और जगमोहन मकान के भीतर प्रवेश कर गए। तुरंत ही कुछ लड़ाके आगे बढ़े और उनके घोड़ों को लेकर स्टैंड की तरफ बढ़ गए। उनके साथ के लड़ाके सौदागर सिंह के बगल के मकान की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अपने घोड़े मकान के बाहर ही बने छोटे स्टैंड पर ही बांधे। मकान में प्रवेश करते ही बहुत बड़ा हॉल था, उसे ड्राइंग रूम जैसा रूप दे रखा था। भीतर भी 6 लड़ाके सावधानी की मुद्रा में खड़े थे। एक तरफ 2 कमरे बने हुए थे और कमरों के बगल में ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां। देवराज चौहान और जगमोहन एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। सौदागर सिंह सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हुआ बोला, नीचे की जगह आम लोगों के लिए है, खास लोग ऊपर ही ठहरते हैं, मेरा कमरा भी ऊपर ही है। तीनों सीढ़ियां तय करके ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। ऊपर छोटी सी गैलरी थी। गैलरी के सामने रेलिंग और पिछली तरफ कमरों की कतारें, जहां सीढ़ियां समाप्त हो रही थी। उसकी बगल में ही दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। सौदागर सिंह एक कमरे के सामने पहुंचकर ठिठका, फिर दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। वह बहुत ही अच्छा सजा सजाया कमरा था। एक तरफ डबल बेड मौजूद था तो दूसरी तरफ बैठने के लिए ढंग से रखी गई सोफे की कुर्सियां और टेबल। जगमोहन आगे बढ़कर सोफे की कुर्सी पर बैठ गया। देवराज चौहान ने सामने नजर आने वाली खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। जंगी बस्ती का नजारा नजर आ रहा था। पीछे के मकानों में से 2 मकान और उनके ऊपर खड़े सतर्क मुद्रा में लड़ाके दिखाई दे रहे थे। सौदागर सिंह बेड पर अधलेटा सा होता हुआ बोला, कैसी लगी तुम्हें यह जगह? अच्छी है, जगमोहन ने जवाब दिया, लेकिन पहरेदारी ठीक ठाक लगा रखी है यहाँ। तुम आबू काली को नहीं जानते तभी ऐसा कह रहे हो। आज तक वह 8 बार हमला कर चुका है यहाँ ताकि मुझे खत्म कर सके, परंतु उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई तो सिर्फ लड़ाकों के तगड़े पहरे की वजह से। दूसरी वजह यह रही कि हर बार मुझे पहले ही खबर मिल जाती थी कि आबू काली हमले के लिए आ रहा है, और यह खबर तुम्हारे वह लड़ाके देते हैं जो आबू काली के लड़ाकों के रूप में वहां रह रहे हैं। हाँ, सौदागर सिंह ने सिर हिलाया। तभी देवराज चौहान खिड़की से हटा और खाली कुर्सी पर आ बैठा। तुमने कुछ नहीं कहा? सौदागर सिंह ने उसे देखा। मैं इस वक्त सिर्फ आबू काली की बात करना चाहता हूँ, देवराज चौहान ने कहकर खिड़की से बाहर देखा, जहाँ शाम हो चुकी नजर आ रही थी। सूर्य पश्चिम की तरफ से तीखी लाली फेंककर अपने जाने का एहसास करा रहा था। सौदागर सिंह ने शांत भाव से देवराज चौहान को देखा। आबू काली ने अब तक तुमसे निपटने की। तभी दरवाजा धकेलकर 40-42 वर्षीय व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें उस पर जा टिकी। वह 5.5 फीट का स्वस्थ और कठोर सा नजर आने वाला इंसान था। उसके जिस्म पर सख्त सा मांस था, चेहरा भी खुरदुरा था, सिर पर छोटे छोटे बाल। वह लड़ाके के रूप में था। कमर पर बंधे होल्स्टर में लंबी नाल वाली रिवॉल्वर मौजूद थी। उसकी पैनी निगाहों ने देवराज चौहान का निरीक्षण किया, फिर सौदागर सिंह को देखा। सौदागर सिंह के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। यह मिस्टर हीरो और उसका साथी है, सौदागर सिंह बोला, और यह जयराम है, मेरा सबसे खास साथी, जिस पर मैं अपनी ही तरह आंखें मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ। तीनों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा, परंतु कहा कुछ नहीं। जयराम, मिस्टर हीरो और उसका साथी जगमोहन यहीं हमारे पास ही रहेंगे जब तक कि हम आबू काली का फैसला नहीं कर लेते। सब लड़ाकों से कह दो कि मिस्टर हीरो और जगमोहन का हुक्म यहाँ वैसे ही माना जाए जैसे तुम्हारा या मेरा माना जाता है, परंतु इनका कोई हुक्म मेरे खिलाफ न जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। जयराम ने सिर हिलाया। आबू काली के बारे में कोई नई खबरी आया है? जयराम ने स्थिर लहजे में कहा। भेज। सौदागर सिंह ने अधलेटी मुद्रा में हाथ हिलाया। भेज उसे, देखो तो सही क्या कहता है।
जयराम वहां से चला गया। तो तुम जयराम पर आंखें मूंदकर विश्वास करते हो? जगमोहन बोला। विश्वास? सौदागर सिंह मुस्कुराया। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। करने लगा तो जल्दी मरूंगा। लेकिन ये बातें अपने आदमियों से कहनी पड़ती हैं, जरूरी हो जाता है कहना। सौदागर सिंह के शब्दों पर देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभर आई। मिनट भर बाद ही 30 बरस के एक लड़ाके ने भीतर प्रवेश किया और सलाम किया। कब आए? अभी अभी, उसने फौरन कहा। सौदागर सिंह ने देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। यह आबू काली के लड़ाकों में दाखिल हुआ मेरा लड़ाका है, मेरा खबरी। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें खबरी पर जा टिकी। हालात के बारे में आबू काली की तरफ से क्या हरकत जारी है? सौदागर सिंह ने पूछा। उसने हिचकिचाकर देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। कह डालो जो कहना है। सौदागर सिंह मुस्कुराया। ये वे लोग हैं जिनका जिक्र तुम्हारी बातों में होगा। मिस्टर हीरो और उसका साथी? खबरी के होठों से निकला। सौदागर सिंह ने सहमति से सिर हिलाया। खबरी ने हैरानी से देवराज चौहान और जगमोहन को देखा, फिर सौदागर सिंह से बोला। आज दिन में अपने आदमियों के मरने की खबर सुनकर आबू काली परेशान हो उठा है। वह गुस्से में है। सुबह से दोपहर तक उसके 30 से ऊपर आदमी मारे जा चुके हैं और 14 आदमी कल रात को। यहाँ लड़ाकों की कीमत है, उससे ही ताकत आंकी जाती है सामने वाले की। आबू काली इतने बड़े नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसने अपने आधे से ज़्यादा आदमी बस्ती में फैला दिए हैं। बाहर बुरा हाल है। भूखे भेड़ियों की भांति टहलते आबू काली के आदमियों को मिस्टर हीरो की तलाश है। उनके हाव भाव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामने आने पर वे मिस्टर हीरो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। जगमोहन के होठ भिंच गए। सौदागर सिंह का चेहरा सामान्य रहा और आबू काली ने अपनी सुरक्षा के इंतजाम और भी पक्के कर लिए हैं। इतना क्रोधित या चिंतित कभी आपसे भी नहीं हुआ जितना कि वह अब है। रात से लेकर अब तक वह 50 बार पूछ चुका है कि मिस्टर हीरो कौन है, लेकिन किसी को पता हो तो वह बताए। खबरी ने कहा। इसका मतलब अभी तक आबू काली को नहीं मालूम कि मिस्टर हीरो मेरा मेहमान बन चुका है? नहीं, अभी तक तो यह नहीं मालूम, और जब मालूम होगा तब देखना उसकी हालत, पागल हो उठेगा वह। सौदागर सिंह हंसा। अपनी मौत का खौफ उसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाएगा, तब वह खुद को बचाने के लिए मैदान में उतरेगा। खबरी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वजीरा सिंह की जगह का क्या चक्कर है? आबू काली वजीरा सिंह की जगह पर अपना कब्जा करके वहां बार और होटल बनाना चाहता है। उसके ख्याल से ऐसा करके वहां से मोटी दौलत कमाई जा सकती है, परंतु वजीरा सिंह अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कल आबू काली के द्वारा भेजे 6 आदमियों को वजीरा सिंह के यहाँ ही शूट कर दिया गया। वह लड़ाके वजीरा सिंह के इनकार पर वजीरा सिंह को शूट करने गए थे। उन 6 को शूट करने में वजीरा सिंह का साथ मिस्टर हीरो ने दिया। इस बात से वाकिफ है आबू काली। छठे को इसलिए जिंदा छोड़ दिया कि वह आबू काली को सारे हालात की खबर दे सके। बहरहाल ये बात तो पक्की है कि आबू काली वजीरा सिंह को नहीं छोड़ेगा। वजीरा सिंह भी कम नहीं है, मरते मरते कईयों को साथ ले डूबेगा। खबरी खामोश रहा। और कुछ नहीं, अभी आबू काली ने कोई कदम उठाने का फैसला नहीं किया। ठीक है, तुम जाओ और खबर फैला दो कि मिस्टर हीरो सौदागर सिंह का मेहमान बन चुका है। खबरी के कुछ कहने से पहले ही देवराज चौहान ने टोका। नहीं, यह खबर फैलाने की जरूरत नहीं। क्यों? सौदागर सिंह ने देवराज चौहान को देखा। अभी काम से निपटो, फिर बात करूंगा, देवराज चौहान बोला। सौदागर सिंह के इशारे पर खबरी वहां से चला गया। अब बोलो। सौदागर सिंह ने उसे देखा। एकाएक देवराज चौहान का चेहरा सख्त हो गया। होठ भिंच गए। आंखों में क्रोध की लहरें उठ खड़ी हुई। बेहद सख्त स्वर में कह उठा देवराज चौहान। तुम्हारा खबरी बता रहा था कि बाहर आबू काली के आदमी मुझे तलाशते फिर रहे हैं। ऐसे में मेरा भीतर बैठना ठीक नहीं। अगर इच्छा हो तो तुम भी चलो, फिर यह खबर फौरन ही आबू काली के पास पहुंच जाएगी कि मिस्टर हीरो और सौदागर सिंह का साथ हो चुका है। सौदागर सिंह तुरंत सीधा होकर बैठ गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? सौदागर सिंह के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। बाहर बस्ती के रास्तों पर आबू काली के आदमी मुझे तलाश कर रहे हैं।
देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। यह जानने के बाद मैं बैठने वाला नहीं। तुम उनका मुकाबला करोगे? हाँ, और यह मुकाबला अब आबू काली के लिए हथौड़े वाली चोट जैसा होगा। देवराज चौहान के स्वर में शेर जैसी गुर्राहट थी। आबू काली को इस बार पूरी आशा होगी कि उसके आदमी मुझे शूट कर देंगे, क्योंकि वह पूरी तैयारी करके निकले हैं। अगर बदले में मैंने उन्हें शूट कर दिया तो आबू काली के दिल में मेरे लिए दहशत सी बैठ जाएगी। ऐसा मौका मैं नहीं छोड़ने वाला। सौदागर सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम इस बात को मामूली समझ रहे हो कि वे तैयार होकर निकले हैं। जब दुश्मन हमले का जवाब देने के लिए तैयार हो तो कभी भी उस पर हमला मत करो। तब करो जब वह तैयार न हो। सौदागर सिंह, देवराज चौहान मौत से भरी हंसी हंसा। तुम तो चूहों जैसी बात कर मिस्टर हीरो। सौदागर सिंह के होठों से तीखा स्वर निकला। मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। देवराज चौहान का लहजा खतरनाक था। मजा तभी आता है जंग का जब सामने वाला तैयार हो और हथियार हो हाथ में। पीछे से वार करने का कोई मजा नहीं। हाँ, अगर मजबूरी हो तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस समय बात दूसरी है। यह जानते हुए भी कि वे तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तुम उनके सामने जाना। हाँ, मेरे अब किए वार आबू काली के आदमियों में दहशत फैला देंगे। आबू काली और उसके लड़ाकों के मन में मैं दहशत भर देना चाहता हूँ, और यह इस काम के लिए बहुत ही मुनासिब मौका है। आज के बाद वे लोग इस तरह खुलकर मेरे सामने नहीं आएंगे। आबू काली को भी यह बात सोचनी पड़ेगी कि मिस्टर हीरो से किसी प्रकार जंग नहीं जीती जा सकती। सौदागर सिंह देवराज चौहान को देखता रहा। जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। हमें चलना चाहिए। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही सौदागर सिंह बेचैनी से बोला, और अगर तुम लोग मारे गए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सौदागर सिंह के चेहरे पर शांत निगाहें टिक गई देवराज चौहान की। तुम्हारी लड़ाई तो बीते वक्त से जारी है। डरते रहना। हो सकता है फिर कभी कोई मिस्टर हीरो आए और तुम्हारा साथ देकर आबू काली को खत्म कर दे। सौदागर सिंह के चेहरे पर बेचैनी छाई रही। मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आ रही है कि खामखा जलती आग में कूदा जाए। तो तुम्हें कौन कूदने के लिए कह रहा है सौदागर सिंह? देवराज चौहान मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। लेकिन मेरी मनाही पर तो ध्यान दो। कि नहीं, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। बाहर आबू काली के आदमी मुझे तलाश कर रहे हैं। मैं भीतर नहीं बैठा रह सकता। मैं आबू काली के उन लड़ाकों में से ज़्यादा को खत्म करने की चेष्टा करूंगा जो मेरी हत्या की तलाश में बस्ती में घूम रहे हैं। जाने तुम कैसे इंसान हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। सौदागर सिंह ने बेचैनी से कहा। मैं जिस तरह का इंसान हूँ, अगर वैसा नहीं होता तो तुम मेरे पास क्यों आते? अपना हाथ क्यों बढ़ाते मेरी तरफ? आखिर तुम भी कोई कम तो नहीं हो आबू काली से। ठीक कहते हो। सौदागर सिंह ने गहरी सांस ली। चलो, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। रुको मिस्टर हीरो। सौदागर सिंह उठता हुआ बोला। यह तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा मेहमान आबू काली के आदमियों से लड़ता रहे और मैं यहाँ बैठा रहूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, पूरे इंतजाम के साथ चलता हूँ। 10-20 मिनट तो ठहर जाओ। कहते हुए सौदागर सिंह के चेहरे पर मौत की चादर बिछती चली गई। उसका सूखा चेहरा बेहद भयानक लगने लगा था। सौदागर सिंह ने जयराम को बुलाया, उसे सब समझाया। चलने की तैयारी हुई। सिर्फ 30 मिनट में वहां से वे सब रवाना हो गए। 6 लड़ाकों के 15 ग्रुप बस्ती में अलग अलग दिशाओं में फैलते चले गए। सौदागर सिंह ने सबको बता दिया था कि उन्हें क्या काम करना है। सबके पास रिवॉल्वरों के अलावा बारूद वगैरह भी था और चेहरों पर खूंखार खतरनाक दरिंदगी से भरे वहशी भाव। देवराज चौहान, जगमोहन, सौदागर सिंह के साथ जयराम और 2 अन्य लड़ाके थे। उनके घोड़ों की टापें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मौत थपकी दे रही हो। सबके चेहरे पर भी मौत से लिपटी चादरें पड़ी थी जैसे। आबू काली के लड़ाके बस्ती के रास्तों पर गश्त भी कर रहे थे और खास चौराहों पर भी मौजूद थे। कुल मिलाकर आबू काली के 150 लड़ाके खतरनाक इरादों के साथ मिस्टर हीरो के नजर आने का इंतजार कर रहे थे, उसे शूट करने के लिए। और फिर अगले 2 घंटे जैसे जंगी बस्ती में कयामत के घंटे रहे। मौत बरसती रही, खून बहता रहा।
गोलियों और बारूदों के धमाकों से जैसे कानों ने सुनना ही बंद कर दिया। ग्रेनेड फटे कहीं तो कहीं बरसात की भांति गोलियां। ऐसे वक्त में अगर कोई घर के भीतर था, वह घर के भीतर ही रहा। बाहर निकलने का हौसला नहीं कर पाया था, क्योंकि आज से पहले जंगी बस्ती में बारूद के शोर ने ऐसा भयानक रूप अख्तियार नहीं किया था। परंतु यह सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किन के बीच हो रहा है, इस बात का जवाब उस वक्त तो उनके पास नहीं था। जो लड़ाके खुले में थे, वे भी खामोशी के साथ एक तरफ हट गए कि कहीं वे भी मौत के इस तूफान की चपेट में ना आ जाएं। और जो यह जान चुके थे कि यह सब आबू काली और मिस्टर हीरो सौदागर सिंह के बीच हो रहा है, तो वे समझ गए कि इसका अंत बहुत भयानक होगा। 2 घंटे तक यह आलम रहा। रात के गहरे अंधेरे में दिवाली जैसे पटाखे चमकते रहे, बारूदी धमाके होते रहे। मौत अपने आगोश में दहशत की साई को लिए नाचती रही। लोगों ने जनरेटर बंद कर दिए थे ताकि अंधेरे में छिपकर वे मौत के चमकते इन धमाकों को अच्छी तरह देख सुन सकें। 2 घंटों के बाद जब मौत का नाच थमा, तो बस्ती के रास्तों का ऐसा खूनी मंजर था जो कि अंधेरे में स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, परंतु फिर भी उसका एहसास तो किया ही जा सकता था। आबू काली का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा था, जबकि उसके 150 आदमी कयामत बरसाने से पहले मौत के दूत बने मिस्टर हीरो की तलाश में पूरी बस्ती में फैले हुए थे। उन्हें ग्रेनेडों और गोलियों से उड़ा दिया गया था। सौदागर सिंह के 35 आदमियों की जानें गई। खुद सौदागर सिंह भी घायल हुआ। गोली उसके कंधे में जख्म बनाते हुए गुजर गई थी। जयराम, देवराज चौहान और जगमोहन ठीक ठाक रहे। मौत का जब यह खेल रुका तो पूरी बस्ती में मुर्दनी सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगता था जैसे मुर्दों की बस्ती हो, कोई वहां रहता ही ना हो। ठंडी हवा भी गुजर रही थी तो मुर्दों के जिस्मों को छूकर या फिर ग्रेनेडों से उड़े बिखरे पड़े मांस के उन लोथों से टकराकर जो जगह जगह बिखरे पड़े थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।